नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के एकदम बेसिक यानी मूल ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। इन भारी भरकम कानूनी शब्दों को आज एक ऐसे लॉजिकल और आसान फ्रेमवर्क में ढालेंगे कि ये पूरा विषय बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या कभी किसी के मन में ये सवाल आया है कि अगर कोई टीवी गेम शो में करोड़ों की रकम जीतता है या किसी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को एकदम मुफ्त में घर का शेफ या माली मिलता है, तो क्या वो भी कर योग्य आय है? क्या सरकार उस पर भी टैक्स मांग सकती है? अक्सर इन चीजों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज ये सारे भ्रम हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम इस पूरे एक्ट को 4 हिस्सों में समझेंगे। कर की नींव, आय वास्तव में क्या है, टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति कौन है और अंत में टैक्स की टाइमलाइन। आइए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं और टैक्स कानून की एकदम बुनियादी नींव को समझते हैं। देखिए, टैक्स का पूरा सिस्टम एक बहुत ही सख्त रूल पर चलता है। अगर कानून की नज़र में कोई एंटिटी, पर्सन या व्यक्ति नहीं है या जो पैसा आ रहा है वो इनकम नहीं है, तो उस पर टैक्स लग ही नहीं सकता। ये लीगल डेफिनेशंस ही किसी भी टैक्स लायबिलिटी की असली नींव हैं। ये कोई मनमर्जी का खेल नहीं है, सब कुछ इन्हीं परिभाषाओं पर टिका है। तो ये नियम तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर और गहराई से समझते हैं कि कानूनी तौर पर कमाई या आय वास्तव में होती क्या है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 224 में इनकम की कोई एक फिक्स्ड रटी रटाई परिभाषा है ही नहीं। इसके बजाय ये एक समावेशी यानी इंक्लूसिव लिस्ट देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कानून ने इसे जानबूझकर खुला रखा है ताकि भविष्य में आने वाली नई तरह की कमाई को भी इनकम माना जा सके। तो आखिर इस आय के छाते के नीचे आता क्या क्या है? इसका दायरा एक साधारण मंथली सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ा है। बिजनेस का प्रॉफिट, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला कैपिटल गेन, ये सब तो है ही। इसके अलावा रिटायरमेंट फंड्स और नौकरियों में मिलने वाले भत्ते भी इसी विशाल श्रेणी का हिस्सा हैं। अब नौकरी की बात निकली है तो अलाउंस यानी भत्ते और परक्विजिट्स यानी अनुलाभ के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब कंपनी घर के किराए या वर्दी के लिए सीधा नकद पैसा देती है तो वो अलाउंस है, लेकिन जब कैश देने के बजाय सीधे एक कार, ड्राइवर या शेफ की सुविधा दी जाती है तो उसे परक्विजिट कहते हैं। मजेदार बात यह है कि मुफ्त दिखने वाली इन सुविधाओं की भी एक वैल्यू निकाली जाती है और उसे टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है। और यहीं पर हमारे उस शुरुआत वाले सवाल का जवाब भी मिल जाता है। क्या कौन बनेगा करोड़पति जैसी अचानक हुई जीत पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। सेक्शन 2(24) एकदम स्पष्ट करता है कि लॉटरी, पहेलियां या किसी भी टीवी गेम शो से जीता गया इनाम पूरी तरह से इनकम माना जाएगा। भले ही जीत का जश्न कितना भी बड़ा हो, कानून की नज़र में सरकार भी उस जीत में अपना हिस्सा जरूर मांगती है। इनकम क्या है, ये तो एकदम साफ हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। कानूनी तौर पर ये टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति या पर्सन आखिर है कौन? टैक्स की दुनिया में पर्सन का मतलब सिर्फ एक सांस लेता हुआ जीता जागता इंसान नहीं होता। आयकर अधिनियम की धारा 231 के हिसाब से यह उन सभी संस्थाओं का एक बहुत ही व्यापक वर्गीकरण है जो अपनी आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी हैं। कानून ने टैक्स पेयर्स को साफ तौर पर 7 अलग-अलग श्रेणियों में बांट रखा है। इसमें एक आम इंसान यानी इंडिविजुअल शामिल है, साथ ही हिंदू अविभाजित परिवार, रजिस्टर्ड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, नगर पालिका जैसी लोकल अथॉरिटी और यहाँ तक कि मूर्तियां या विश्वविद्यालय जैसे कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी शामिल हैं। इनमें से कोई भी कमानी करेगा तो उसे टैक्स देना होगा। इन कैटेगरीज को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। एक, इंडिविजुअल का मतलब कोई भी प्राकृतिक इंसान है, चाहे वो नाबालिग बच्चा ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी ओर हिंदू अविभाजित परिवार या HUF एक अनोखी श्रेणी है जो पुश्तैनी संपत्तियों या पारिवारिक व्यवसायों के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि कानून के तहत HUF में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि जैन और सिख परिवार भी आते हैं और इस परिवार के मुखिया को कर्ता कहा जाता है। और यहीं कानून की असली बारीकी नजर आती है। एक तरफ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी AOP, जो तब बनता है जब लोग जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी साझा मकसद के लिए साथ आते हैं।
लेकिन व्यष्टियों का निकाय यानी बीओआई उन समूहों को कहते हैं जो संयोग से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति के बंटवारे में जन्म से ही जुड़े हुए जुड़वा भाई बहन। वे जानबूझकर एक साथ नहीं आए, वे बस संयोग से एक निकाय बन गए। कानून इन दोनों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, टैक्स की टाइमलाइन यानी समय सीमा। जब भी टैक्स की बात हो रही हो तो सबसे पहली फुर्सत में उस 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाले कैलेंडर को भूल जाना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर पर काम करता है, जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। टैक्स की सारी दुनिया इसी चक्र के इर्द गिर्द घूमती है। अब सेक्शन 3 में एक टर्म आता है प्रीवियस ईयर यानी पिछला वर्ष। नाम सुनकर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि यह बीते हुए साल की बात कर रहा है, लेकिन असल में ये वो साल है जिसमें काम किया जा रहा है और सक्रिय रूप से आय कमाई जा रही है। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो कमाई वाले साल को ही कानून की भाषा में प्रीवियस ईयर कहा जाता है। और इसके ठीक बाद आता है असेसमेंट ईयर या निर्धारण वर्ष, जो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में आता है। जब कमाई वाला साल खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आने वाले 12 महीनों को असेसमेंट ईयर कहते हैं। इसी साल में सरकार पिछली कमाई का हिसाब किताब लगाती है और उस पर टैक्स वसूलती है। तो बेसिक रूल एकदम सिंपल है। एक तरफ है वो साल जहां आय कमाई जाती है और दूसरी तरफ है वो साल जहां उस कमाई पर टैक्स की गणना और भुगतान होता है। अनुक्रम बिल्कुल स्पष्ट है। पहले पैसा कमाया जाएगा और फिर उसके अगले साल उस पैसे पर टैक्स भरा जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार ट्विस्ट आता है। एक ही फाइनेंशियल ईयर का डबल रोल। अगर 2016-17 पहला कमाई का साल था तो 2017-18 क्या होगा? वो पिछले साल की कमाई का टैक्स चुकाने के लिए असेसमेंट ईयर होगा। लेकिन इसी 2017-18 में नई कमाई भी तो हो रही है, इसलिए ये नई कमाई के लिए एक नया प्रीवियस ईयर भी बन जाता है ना कमाल की बात। हर साल एक ही वक्त पे असेसमेंट ईयर भी होता है और प्रीवियस ईयर भी। लेकिन क्या होगा अगर कोई बिल्कुल नया बिजनेस साल के एकदम आखिर में, मान लीजिए 18 मार्च को शुरू किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में इस नए बिजनेस के लिए टाइमलाइन कैसे काम करेगी? नॉर्मली तो एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, लेकिन नए बिजनेस के केस में कानून एक छूट देता है। भले ही काम 18 मार्च को शुरू हुआ हो, उसका पहला कमाई का वर्ष उसी दिन से शुरू होकर 31 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। मतलब एक नए बिजनेस का पहला साल 12 महीने से कम का हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हर हाल में 31 मार्च को ही होनी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अगर ये 3 बातें एकदम क्लियर हो जाएं कि टैक्स किस चीज पर लगता है, किसे टैक्स देना है और टैक्स कब गिना जाता है, तो टैक्स की बड़ी से बड़ी और जटिल शब्दावली भी बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने लायक है। हमने देखा कि कोई खुद को इंडिविजुअल, HUF या AOP के रूप में कैसे वर्गीकृत करता है। सिर्फ इस एक कानूनी ठप्पे से उसका पूरा का पूरा टैक्स बदल सकता है। तो अगली बार जब किसी बिजनेस के फाइनेंशियल्स देखे जाएं तो ये जरूर चेक होना चाहिए कि उसकी कानूनी पहचान कितनी सटीकता से तय की गई है, क्योंकि कानून की दुनिया में सारा खेल इसी पहचान का है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है टैक्स के ये पेचीदा नियम अब एकदम साफ हो गए।